Hi, welcome on Evergreen Classes. In this part of the video, we start with some author with the works. तो इसमें जो है सबसे पहले हम जानेंगे मनोहर मैलगोनकर के बारे में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं मनोहर मैलगोनकर के बारे में। आप इसके स्पेलिंग थोड़ा याद रखिएगा। मनोहर के बाद जो मैलगोनकर की स्पेलिंग होती है वो MALAGON होते हैं। जो गांव वाली स्पेलिंग होती है GAON, ये याद रखिएगा क्योंकि कई बार इसके स्पेलिंग लिखने में धोखा हो जाती है। ठीक है, तो मनोहर जो आपका मैलगोनकर है, जिसके द्वारा आपको ए पिंच ऑफ स्नफ लिखा गया है, जिसके वर्ड्स हमने पहले करा दिए हैं, तो इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मनोहर मैलगोनकर जो इनका जन्म 1913 में हुआ था, लेकिन डेथ इसमें नहीं मेंशन किया गया है। इज़ ए वेल नोन नॉवलिस्ट एंड ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये एक जाने माने हुए जो है नॉवलिस्ट मतलब उपन्यासकार थे और जो छोटी कहानी के जो लेखक थे। विद ओवर 25 पब्लिकेशंस ऑफ हिज क्रेडिट, जिन्होंने कि अपने नाम से जो है लगभग 25 पब्लिकेशन से ऊपर करवाया था। ठीक है, मतलब लिख लिख करके जो है लगभग 25 से ऊपर उनके जो वर्क हैं उनको उन्होंने पब्लिश कराया था। His important works include Distant Drum, The Princess, and Bend in the Ganges and Bombay Beware। उनका जो खास करके जो महत्वपूर्ण जो कृति है या वर्क्स है उसमें डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, अ बेंट इन गैंजेस और जो बॉम्बे बिवेयर है वो शामिल होते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अ पिंच ऑफ स्नफ, टेकन फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, इज़ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। कहते हैं अभी जो आपका प्रेजेंट जो शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम अ पिंच ऑफ स्नफ है, वो कहाँ से लिया गया है, ये याद रखने की चीज़ है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। ये कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से लिया गया है, जो बिल्कुल एकदम बुद्धि चतुर से भरा हुआ है। इज़ फुल ऑफ विट और एडवेंचर मीन साहस से भरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिए हुए हैं द रीडर्स एक्साइटमेंट इज़ बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी। मतलब रीडर की जो एक्साइटमेंट होती है वो इस पर तैयार होती है, बिल्ट होती है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मैलगोनकर्स रिलेटिव, मतलब नैरेटिव कि मैलगोनकर उसके जो नैरेटिव लिखा गया है जो प्रोफाउंड है, कॉमेडी है। प्रोफाउंड का मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर जो कॉमेडी होती है, हंसी वाली होती है। ठीक है, और उसकी जो एक्यूरेसी कितनी है इनके लिखने की। ठीक है, तो ये रीडर्स के एक्साइटमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, क्यों जब वो रीडर उसको पढ़ेंगे तो उससे पता लग जाए कि मनोहर जो मैलगोनकर है उनकी जो प्रोफाउंड कॉमेडी है वो किस प्रकार की नैरेटिव स्टाइल में। नैरेटिव का मतलब होता है लंबे लंबे जो लिखे जाते हैं उसको नैरेटिव का, जैसे नैरेटिव पोएम्स ही पहले लिखे जाते थे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो रीडर्स जो है अपनी एक्साइटमेंट को जो है इस तरीके से तैयार कर लेंगे जब इनके वर्क्स को इस तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका मनोहर मैलगोनकर के बारे में। तो आपने देख लिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या थे, तो शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, 25 से ऊपर पब्लिकेशन था। इंपॉर्टेंट वर्क्स इनके डिस्टेंट ड्रम, प्रिंसेस, अ बेंट इन द गैंजेस, बॉम्बे बिवेयर और पिंच ऑफ स्नफ जो है इनका कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी से लिया गया है। ठीक है, ये आपके प्रोफाउंड कॉमेडी जो है राइटिंग करते थे, खास करके लंबे लंबे जो नैरेटिव्स वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए, हो सकता है कि नैरेटिव में यहाँ इन्होंने लंबा चीज़ यूज़ नहीं किया होगा, हो सकता है कि छोटा चीज़ को यूज़ किया होगा। नैरेटिव का मतलब होता है नैरेट करना, कथन के तरीके से बताते हुए चलना किसी चीज़ को, इसी वर्ड से आपका नैरेशन भी बना हुआ है। तो अब हम आगे कोई और राइटर को देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम डोरोथी एल सेयर्स को देखते हैं, जिनके द्वारा हाउ फ्री इज़ द प्रेस लिखा गया है। ठीक है, तो डोरोथी एल सेयर का पूरा नाम है डोरोथी लेक सेयर्स, जिनका जन्म 1893 में हुआ था और 1957 में इनका डेथ हुआ था। ये क्या क्या थे, एसेइस्ट थे। ये बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 2 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे बताइए इनमें से क्या नहीं थे। अब आप पढ़े नहीं रहेंगे, आप तो सोचेंगे कि मैं तो केवल इनको ऑथर के रूप में एक शॉर्ट स्टोरी मैंने पढ़ के आया था और बस उसको टिक लगा के चले आएंगे, वो गलत हो जाएगा आपका। ये मैं एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे कोई भी, फॉर एग्जांपल अगर आप STT के बगैर तैयारी करेंगे आगे जा करके बिहार गवर्नमेंट में, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ पूछा गया था 10+2 STT में पिछली बार कि बताइए कि ये एसेइस्ट थे, मतलब इसी में से किसी का वर्क इस तरह से पूछ लिया गया था। तो अगर आपको नहीं पता रहेगा तो 1-2 नंबर तो आपको ऐसे ही चले जाएंगे। ठीक है,
तो इन चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के रखते हुए चलना है, क्योंकि इससे तो सबसे पहली बात चैप्टर का या पोएम का आपका फाउंडेशन तैयार होता है। वोकैबुलरी अबाउट द ऑथर, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे कि आपको चैप्टर को समझने में ईजी हो और साथ में आप उस राइटर को चैप्टर के साथ जोड़ करके लंबे समय तक आप अपनी मेमोरी में रख सकते हैं। तो क्या क्या थे इसमें? एसेइस्ट थे, एसेइस्ट जानते ही हैं, ऐसे लिखने वाले जो निबंधकार होते हैं। प्ले राइट जानते ही हैं, जो ड्रामा लिखने वाले होते हैं, इसको ड्रामेटिस्ट भी कहा जाता है। पोइट मीन्स कवि थे। एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, और जो गुप्तचर जो झूठी कहानी होती है या फिक्शन होती है तो उसके भी ये राइटर थे, ठीक है। अब दिया गया है वॉज एजुकेटेड एट समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड, इनको कहाँ पढ़ाया गया था? तो ऑक्सफोर्ड में जो समरविले कॉलेज है वहाँ पे इनको शिक्षा दिया गया था या एजुकेट किया गया था। आगे दिया गया है कि इन 1915 सेयर्स बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कहते हैं 1915 का वो समय था जिसमें सेयर्स जो है बहुत सारे जो वुमेन थे उनमें से जो है पहली वुमेन थी जिन्होंने कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से बहुत सारे वुमेन में से पहली वुमेन थी जिन्होंने कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना जो है ग्रेजुएशन की थी, ठीक है। हिज पब्लिश्ड वर्क्स इंक्लूड क्लाउड्स ऑफ विटनेस ऑन नेचुरल डेथ्स, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, 9 टेलर्स, ठीक है, ये सब जितने भी है दिया हुआ, गॉडी नाइट, ये सब इन्हीं का लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके जितने भी आपके पब्लिश्ड वर्क है जिसमें क्लाउड्स ऑफ विटनेस आते हैं, अ नेचुरल डेथ आते हैं, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी आते हैं, उसके बाद 9 टेलर्स आते हैं, उसके बाद गॉडी नाइट्स आते हैं, ठीक है। ये सारे वर्क इनके जो है वो पब्लिश होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है दिए हुए कि शी हैज़ एडिटेड ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ डिटेक्शन। कहते हैं जो शॉर्ट स्टोरीज होते हैं डिटेक्शन के, जो ग्रेट शॉर्ट स्टोरीज होती है उनको उन्होंने एडिट किया है। एंड पब्लिश्ड अ कॉम्पिटेंट वर्स ट्रांसलेशन ऑफ इन्फर्नो, और इन्फर्नो एक बहुत बड़ा जो है आपका एक नैरेटिव पोएम भी कह सकते हैं या कहानी कह सकते हैं। उनकी जो वर्स ट्रांसलेशन है उनको बहुत अच्छी तरीके से कॉम्पिटेंट का मतलब जिसके आप लायक होते हैं, एबल होते हैं, उससे कॉम्पिटेंट कहा जाता है, उसको वो किए थे। इन द ऐसे हाउ फ्री इज द प्रेस, शी राइट्स विद क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक ए स्ट्रॉन्ग कॉज अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस और अगेंस्ट द यूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। कहते हैं ये जो आप स्टोरी पढ़ेंगे हाउ फ्री इज़ द प्रेस, तो इस हाउ फ्री इज़ द प्रेस में क्या करते हैं, वो अपनी जो थॉट होती है उसको बहुत ही साफ करके जो है वो लिखती है, और वो प्रेस के द्वारा जो गलत रिपोर्ट की जाती है उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाती है, बोलती है, ठीक है। या जो प्रेस को जो फ्रीडम दिया गया है उसका जो मिसयूज़ किया जाता है, मतलब गलत दुरुपयोग किया जाता है, उसके बारे में भी वो बताती है या लिखती है, ठीक है। तो चलिए हम कोई और राइटर को लेते हैं। आगे जो है हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जानते हैं, जिसके आई हैव ए ड्रीम लिखा गया है जिसके द्वारा, ठीक है। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनका जन्म 1929 में हुआ था, डेथ 1968 में हुई थी। ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, मतलब ट्रेनिंग के जरिए। बैप्टिस्ट एक आपका होता है जो खास करके हमारे फैमिली से जो कुछ मिलता है उसको हम बैप्टिज्म के रूप में जान सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेनिंग के जरिए थे। बिकेम अ सिविल राइट एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज कैरियर, तो ये क्या किया, पब्लिक में जा कर के और सिविल राइट एक्टिविस्ट बन गए अपने शुरुआत के ही कैरियर में, ठीक है। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बायकॉट, ठीक है। और इन्होंने जो मॉन्टगोमरी जो बस बायकॉट है उनमें उन्होंने अपना नेतृत्व दिए, उसमें उन्होंने हाथ बटाए। एंड हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, और जो दक्षिणी जो आपका क्रिश्चियन की जो बनी हुई लीडरशिप कॉन्फ्रेंस है उसकी स्थापना में भी उन्होंने अपना हेल्प किए, ठीक है। हेल्पिंग टू फाउंड द सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। ये तो हो गया यहाँ तक जो अभी आपने देखा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट लेना चालू होता है, ठीक है। लाइफ की टर्निंग पॉइंट चाले क्या होती है कि वो किसके द्वारा प्रभावित थे। तो यहाँ पे दे रखे हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी
His philosophy of non-violent resistance brought him worldwide attention. क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी को तो जानते ही हैं, नॉन वायलेंस तो आप खूब पढ़े होंगे गांधी जी को, तो इसमें तो कहने की कोई बात नहीं है। तो इससे ये प्रभावित होते हुए क्या हुए कि जो नॉन वायलेंट की जो आपकी जो दर्शन है, उनकी अपनी दर्शन है, नॉन वायलेंट जो रेजिस्टेंस है खास करके, कि आपको नॉन वायलेंट तरीके से कोई चीज़ पे रोक लगानी है, ये नहीं है कि आपको वायलेंस करके किसी चीज़ को रोक लगानी है। तो इसी को यहाँ पे नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस कहा गया है, जिसमें अहिंसा की बात कही गई है। और इस चीज़ ने इनका ध्यान जो है पूरी दुनिया की ओर खींचा, ब्रॉट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इन 1964 किंग बिकेम द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड सेग्रीगेशन एंड रैशियल डिस्क्रिमिनेशन थ्रू सिविल डिसओबीडियंस एंड अदर नॉन वायलेंट वेज। वही गांधी जी का पूरा अनुसरण करते थे, गांधी जी भी सिविल डिसओबीडियंस चलाए थे, आपको पता है। तो 1964 में यही सबसे कम उम्र के जो है या यंगेस्ट पर्सन बने थे जिनको नोबेल प्राइज़ जो है उनके प्रयास के लिए दिया गया। जिस प्रयास पे उन्होंने क्या किया, जो अलगाववादी है या सेग्रीगेशन है, अलग थलग में जो लोग रहते हैं उनको एंड करने का, ख़त्म करने का, और जो रेस के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसको एंड करने के लिए दिया गया। और ये काम उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन होता है, ठीक है, तो उसके ज़रिए, और भी बहुत सारे जो नॉन वायलेंट तरीके थे जिसमें कि आप अहिंसक तरीके से जो है किसी काम को कर सकते हैं, तो उनके ज़रिए इन्होंने करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला। यहाँ यह ध्यान देने की योग बात होती है कि सबसे पहली बात तो सेग्रीगेशन को ख़त्म करते हैं, दूसरा ये रैशियल डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने का प्रयास करते हैं कि कोई गोरा है तो कोई काला है, तो कोई किसी कलर का है तो कोई किसी कलर का है। सेग्रीगेशन का मतलब हुआ है कोई कहीं रहता है कोई कहीं रहता है, मिलजुल करके लोग नहीं रहते हैं, लोग जो है बटे हुए हैं अपने अपने टुकड़ियों में, तो इसको सेग्रीगेशन कहा जाता है, ठीक है। अब आगे दे रखे हैं यहाँ पर में महात्मा गांधी की तरह इनकी भी हत्या कर दी गई। तो किंग वॉज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4, 1968 इन मेम्फिस। तो किंग के जो है असैसिनेट का मतलब होता है छुप के हत्या करना, तो इनकी हत्या कर दी गई अप्रैल 4, 1968 में, आपको मेम्फिस में। ये कहाँ है? आपका टेनेसी में, ठीक है। किंग्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव। किंग के जो इंपॉर्टेंट वर्क्स इसमें आते हैं आपके स्ट्रेंथ टू लव 1953 में लिखा गया है। उसके बाद है स्ट्राइड टुवर्ड्स फ्रीडम, द मॉन्टेगोमरी स्टोरी जो 1958 में लिखा गया। वाई वी कांट वेट जो 1964 में, एंड वेयर डू यू गो फ्रॉम हियर, कैओस और कम्युनिटी, ठीक है, कैओस और कम्युनिटी, CHOS कैओस होते हैं, ये जो 1968 में लिखा गया, ठीक है। तो ये सब कुछ उनके वर्क्स हैं। अब आते हैं कि चैप्टर में उन्होंने क्या बताया है। तो आई हैव ए ड्रीम में उन्होंने क्या बताया, तो कह रहे हैं कि आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच, ये एक प्रकार के स्पीच है। ही डिलीवर्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन DC ऑन August 28, 1963, जिसे उन्होंने डिलीवर किया था, दिया था लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन DC में अगस्त 28, 1963 को। Here he speaks about his dreams of seeing Alabama as a developed state. इस स्पीच में वो क्या बोलते हैं, उनका एक सपना होता है कि अलाबामा को जो है एक विकसित देश मतलब स्टेट के रूप में देखे, फ्री ऑफ रैशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक, जहाँ पर में रेस की जो भेदभाव है, जो उजले लोग हैं या काले लोग हैं उसी को वाइट्स और ब्लैक्स कहा गया है, उसके बीच जो है उसको ख़त्म करे। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट एंड in establishing King as one of the greatest orators in American history। और ये स्पीच का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा पब्लिक की जो है चेतना को जगाने के लिए, रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस मीन्स पब्लिक की चेतना को जगाने के लिए, रेज करने के लिए, खासकर सिविल राइट मूवमेंट करने के लिए, जिसमें सभी लोग अपनी राइट के लिए मूवमेंट करें। और इसके साथ क्या हुआ, इसी स्पीच के साथ जो किंग है, ठीक है, वो अमेरिकन हिस्ट्री में बहुत सारे जो ऑरेटर होते हैं, जो वक्ता होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उनमें से एक ऑरेटर अपने आप को स्थापित करते हुए चले। तो इसी को कहा जाता है एस्टैब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो मोटा मोटी आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहली बात तो आपको
मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद इसमें दिया हुआ है गांधी जी से वो कैसे प्रभावित थे, कैसे उन्होंने जो है नॉन वायलेंस तरीका उन्होंने अपनाया, ठीक है, कैसे उन्होंने गांधीज़म की फ़िलासफ़ी को अपनाया, किस तरीके से वो चाहते थे कि उनका अलाबामा जो स्टेट है वो भी एक डेवलप्ड स्टेट बने जहाँ पर रैशियल जो डिस्टिंक्शन है वो हटा दिया जाए। वो सेग्रीगेशन के ख़िलाफ़ थे, रैशियल डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ थे, और वो चाहते थे कि वाइट्स एंड ब्लैक्स जो है दोनों मिल के रहे। वाइट्स और ब्लैक्स में जो है जो गोरे काले होते हैं उसमें भेदभाव न किया जाए। और उनके कुछ वर्क्स के बारे में दिए हुए हैं इसमें जो, और साथ में दे रखे हैं आई हैव ए ड्रीम जो है उनका स्पीच वो कहाँ दिया था उन्होंने, तो लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन डीसी में दिया था, अगस्त 28, 1963 को दिया था उन्होंने। और स्पीच का इतना ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा कि पब्लिक की तो चेतना को उन्होंने जगह ही दिया, पब्लिक कैसे अपना राइट मूवमेंट करेंगे, सिविंग राइट, साथ में अपने आप को अमेरिकन हिस्ट्री में जो है बहुत सारे जो ग्रेट ऑरेटर थे उनमें से एक को जो है अपने आप को चुन लिए गए अमेरिकन के इतिहास में, ठीक है। तो चलिए अब हम इसमें आपको कुछ राइटर्स करा दिए हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में कुछ और राइटर्स को आपको करा देंगे।